सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मजा आया होगा लेक्चर नंबर 1 में, और आज हम लोग मजा करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। देखो क्या कह रहा है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कह रहा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहते हैं। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जब प्लांट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहते हैं। कैसे कहेंगे मेरे भाई कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स में? तो जब क्या हो, इन्वॉल्व हो, क्या हो भाई, इन्वॉल्व हो रिप्रोडक्शन में रूट, स्टेम और लीफ। जब रिप्रोडक्शन में रूट, स्टेम, लीफ इन्वॉल्व हो और रिप्रोडक्शन माइटोसिस के द्वारा हो, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कहते हैं। और इसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपैगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपैगेशन भी कहते हैं। अब अगर बात करें रनर की, तो रनर क्या होता है? रनर समझोगे, यहाँ पे आप ग्रोथ देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास प्लांट्स, उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, ये इस तरीके से रन कर रहा है ना। तो यहाँ पे रूट निकल गया, फिर आगे रन करेगा, फिर रूट निकल जाएगा, आगे रन करेगा, रूट निकल जाएगा। समझ बात? और इस ऐसा ही यहाँ पे भी देखिए, ग्रास में भी क्या हो रहा है भाई, रन कर रहा है, रूट निकल रहा है, रन कर रहा है, रूट निकल रहा है, रन कर रहा है, रूट निकल रहा है, रन कर रहा है, रूट निकल रहा है। अरे चुप रहो मास्टर, चतो मत, हम समझ गए कि रनर में क्या होगा, रन करेगा, है ना, रन करते हुए जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका रनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? रनर। अब रनर जो है ये किसमें देखने को मिलता है, मेन पॉइंट ये है, क्योंकि सवाल यहीं से आता है। रनर जो है ये आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉबेरी में। किसमें मेरे दोस्त? स्ट्रॉबेरी में। अरे सर, स्ट्रॉबेरी वही तो जो हम खाया था, है ना। और दूसरा है ग्रास। दूसरा क्या है? ग्रास। ये भी खाए होगा, ये भी खाए हो? ग्रास भी नहीं सर, खाली हम कुछ ही खाया है, स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी और ग्रास में जो है वो क्या देखने को मिलता है, वहां हमको देखने को मिलता है मेरे दोस्त, रनर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रनर। तो रनर के एग्जांपल याद रखना है, स्ट्रॉबेरी, ग्रास। रनर के एग्जांपल याद रखना है, स्ट्रॉबेरी, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ग्रास। रनर के एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, ग्रास। रनर के एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, ग्रास। रनर के एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, ग्रास। जहां बैठे हो वहीं से बोलो, रनर के एग्जांपल स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास। रनर के एग्जांपल स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास। जितना एग्जांपल करा रहे हैं, मोर देन इनफ, इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट, स्टोलोन। स्टोलोन क्या होता है भाई, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्टोलोन। तो ये स्टोलोन जो है हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये स्टोलोन जो है मेरे दोस्त, ये हमको देखने को मिलता है मिंट और जास्मीन में। कहाँ देखने को मिलता है? मिंट और जास्मीन में। क्लियर है? स्टोलोन कहाँ देखने को मिलता है? मिंट और जास्मीन में। बोलोगे मेरे साथ साथ, स्टोलोन कहाँ देखने को मिलता है? मिंट और जास्मीन में। स्टोलोन कहाँ देखने को मिलता है? मिंट और जास्मीन में। रनर कहाँ देखने को मिलता है? ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में। रनर कहाँ देखने को मिलता है? ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, नाउ बात करते हैं ट्यूबर। ट्यूबर क्या है भाई? ट्यूबर जो है ये स्ट्रक्चर तुमको पोटैटो में देखने को मिलेगा। कहाँ भाई? ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा पोटैटो में। पोटैटो में आपको ट्यूबर देखने को मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज नथिंग, दिस इज आई, यानी कि बर्ड। ये बर्ड कैपेबल होता है न्यू पोटैटो को बनाने के लिए। ये सब नहीं पूछेगा आपसे, सीधा पूछेगा ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो, ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो, ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो, ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो। और सवाल बहुत आता है इधर से, ठीक है। अब देखो बल्ब, बल्ब कहाँ देखने को मिलता है? तो बल्ब हमको देखने को मिलता है अनियन और गार्लिक में। अनियन और गार्लिक। कलर चेंज कर लेते हैं ना, तो बोले का लिख रहे हैं भैया, समझ में कुछ आइए नहीं रहा। अनियन और गार्लिक में। बल्ब का एग्जांपल क्या है रखना दोस्त? अनियन, गार्लिक, अनियन, गार्लिक, अनियन, गार्लिक। समझ आया बात? बल्ब का एग्जांपल क्या होगा? अनियन, गार्लिक। बल्ब का एग्जांपल अनियन, गार्लिक, अनियन, गार्लिक, यानी प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन। बल्ब का एग्जांपल अनियन, गार्लिक। नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास? राइजोम। राइजोम का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो ये देख रहे हो, बताओ ये क्या है? राइजोम है ना भाई। राइजोम जो है ये किसमें देखने को मिलता है? ये हमको देखने को मिलता है जिंजर में। जिंजर कहने का मतलब भैया, जिंजर कहने का मतलब अदरक। और उसके अलावा कहाँ देखने को मिलता है? टर्मरिक में। तो जिंजर, टर्मरिक जो है ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? राइजोम का। राइजोम का एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक। 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 अब तुम पूछोगे भैया जितना आप पढ़ा रहे हो उससे सवाल आएगा? उससे एक सवाल बाहर नहीं आएगा, उससे एक सवाल बाहर नहीं आएगा। राइजोम का एग्जांपल जो है मेरे दोस्त क्या होगा? जिंजर, टर्मरिक। राइजोम का एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक। क्लियर है बात? राइजोम का एग्जांपल क्या याद रखना है? जिंजर, टर्मरिक। जहां बैठे हो वहीं से बोलो, राइजोम का एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक। याद हो गया इतना? चलो
नेक्स्ट एग्जांपल शक्कर। शक्कर का एग्जांपल हमारे पास क्या है भाई, बनाना पाइनएप्पल। शक्कर का एग्जांपल बनाना पाइनएप्पल। शक्कर क्या होता है भैया, शक्कर भी समझा दीजिए। तो देखो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, शक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्कर कहते हैं। आपसे सीधा यही पूछेगा, बताओ शक्कर का एग्जांपल, बस खत्म। शक्कर का एग्जांपल पूछेगा, एग्जाम का टाइम है, सीधा वही याद रखिए। शक्कर का एग्जांपल बनाना पाइनएप्पल, बनाना पाइनएप्पल, बनाना पाइनएप्पल। शक्कर का एग्जांपल क्या होता है, बनाना पाइनएप्पल होता है। क्लियर है बस, शक्कर का एग्जांपल बनाना पाइनएप्पल। क्लियर है। नेक्स्ट ऑफसेट। अब देखो ऑफसेट तुमको समझा देते हैं कि ऑफसेट होता क्या है मेरे दोस्त, है ना। ऑफसेट की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो ऑफसेट क्या होता है, ये आपका कुछ नहीं था, ठीक है, गाना वाना नहीं गाओ यहाँ पे। अब देखो इस तरीके से हमारे पास जलकुंबरी देखोगे, जलकुंबरी, उसका इस तरीके से समझो, इसे हम लोग कहते हैं नोड। क्या कहते हैं दोस्त, इसे हम लोग कहते हैं नोड, ठीक है। और इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अब दो नोड के बीच का जो जगह है, क्या इसे हम इंटर नोड कह दें। इंटर माने बीच में, इंटर नोड। तो जो ये इंटर नोड होता है ना, ये बहुत शॉर्ट होता है। यहाँ पे बड़ा बना दिए हैं, लेकिन ये इंटर नोड कैसा होता है, शॉर्ट इंटर नोड होता है, शॉर्ट इंटर नोड। और इसी शॉर्ट इंटर नोड को मेरे दोस्त, इसी शॉर्ट इंटर नोड को हम लोग ऑफसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। और ये ऑफसेट जो है, ये आपको देखने को मिलता है टेरर ऑफ बंगाल में, वाटर हायासिंथ में, एकॉर्निया में, पिस्टिया में। क्लियर है बात। तो देखो ऑफसेट के बारे में क्या कह रहा है। ऑफसेट जो है टेरर ऑफ बंगाल में देखने को मिल रहा है। टेरर ऑफ बंगाल क्या है, इन इंडिया, इंडिया में इसको किस लिए लाया गया था भाई, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, यानी सजावट के लिए इसको लाया गया था। क्योंकि भाई इसका जो लीफ था वो क्या था, ब्यूटीफुल था, यानी कि खूबसूरत था, मेरे तरह, है ना। किसकी तरह, तुम लोग की तरह भाई, तुम लोग भी खूबसूरत हो, है ना। चलो अब आगे क्या कह रहा है दोस्त, आगे कह रहा है इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ये क्या करता है, पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है। अगर पानी से ऑक्सीजन खींच लेगा तो भाई जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनका डेथ हो जाएगा। तो इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, जिसके वजह से फिशेस का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो ऑफसेट कहाँ देखने को मिलता है भाई, तो ये आपको वाटर हायासिंथ, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा, क्यों माने सवाल आएगा, ठीक है। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ जिसे हम लोग एकॉर्निया भी कहते हैं। उसके अलावा पिस्टिया जो कि एक्वेटिक वीड है। एक्वेटिक वीड का मतलब समझ में आता है, अरे एक्वेटिक वीड का मतलब समझ में आता है, वीड का मतलब समझ में आता है। एक्वेटिक वीड पे तो बाद में चर्चा होगा, वीड का मतलब पहले बताओ। वीड का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट। कौन प्लांट, अनवांटेड प्लांट, जो हमारे क्रॉप माने फसल के साथ उग जाए, है ना, उग जाए, वही हमारा क्या कहलाता है दोस्त, वही हमारा वीड कहलाता है। अनवांटेड प्लांट जो हमारे फसल के साथ उग जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, वीड कहते हैं। क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। क्लियर है। और वीड को रिमूव करना वीडिसाइड कहलाता है। अब बात है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है, बोल दो, एक्वेटिक का मतलब होता है H2O, भैया तेज बन रहे हैं, वाटर। क्या चीज, वाटर। एक्वेटिक माने वाटर, मतलब ये ऐसा वीड होगा, ऐसा अनवांटेड प्लांट होगा जो कि कहाँ रहता हो, पानी में। किसमें, पानी में। समझ गया बात। तो एक्वेटिक वीड है, पिस्टिया, एकॉर्निया जो है हमारे पास, ये क्या है, एक्वेटिक वीड है, पानी में रहने वाला अनवांटेड प्लांट है। समझ गया बात, पानी में रहने वाला अनवांटेड प्लांट है। और इसके बारे में बता देते हैं ये कहाँ रहता है। ये रहता है बाबू तुम्हारे घर में नहीं तो कहाँ रहता है, स्टैग्नेंट वाटर में। लेकिन स्टैग्नेंट वाटर में प्रेजेंट होता है। देखो हिंदी पे मत जाना, हिंदी हमको नहीं आता। प्रेजेंट होता है भैया। स्टैग्नेंट का मतलब भी बता दीजिए ना। देख सुन इधर, स्टैग्नेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, ऐसा पानी जो बह नहीं रहा है, ठहरा हुआ पानी। समझ गया बात, स्टैग्नेंट वाटर का मतलब ठहरा हुआ पानी।
तो ये जो हमारे पास इकॉर्निया है, पिस्टिया है, बंगाल जिसे तुम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो, वाटर हायसिंथ कह रहे हो, ये सब कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सब प्रेजेंट होता है स्टैग्नेंट वाटर में। है क्या? एक्वेटिक वीड है। क्या है भाई? एक्वेटिक वीड है, पानी में ग्रो होने वाला अनवांटेड प्लांट। समझ रहे हो? पानी में ग्रो होने वाला अनवांटेड प्लांट, एक्वेटिक वीड। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ गया दोस्त? चलो कहाँ चले? कहीं नहीं भाई, एग्जाम देने चलो। अब देखो क्या कह रहा है, पिस्टिया क्या है भाई? एक्वेटिक वीड है, प्रेजेंट इन स्टैग्नेंट वाटर। कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्त? स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब बता दिया भाई, ठहरे हुए पानी में, जो पानी बह नहीं रहा है ना, उसी को क्या कहते हैं? ठहरा हुआ पानी कहते हैं। चलिए मास्टर आगे बढ़िए ना। बात करते हैं लीफ बर्ड्स। लीफ बर्ड्स आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ब्रायोफाइलम के पत्ती में देखने को मिलता है। इस तरीके से हमारे पास पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के मार्जिन के ऊपर इस तरीके से हमारे पास क्या होता है? बर्ड्स होता है। क्या होता है दोस्त? बर्ड्स होता है। ठीक है, तो ये किस में देखने को मिलता है? ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम के पत्ती में आपको क्या देखने को मिलता है दोस्त? ब्रायोफाइलम के पत्ती में आपको लीफ बर्ड्स देखने को मिलता है। उसके अलावा एक एग्जांपल और याद रख सकते हो, कैलन-कोए, है ना। ब्रायोफाइलम एंड कैलन-कोए। कैलन-कोए एकदम दिमाग में रखना, ब्रायोफाइलम और कैलन-कोए, इसका स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइलम और कैलन-कोए जो है तुम्हारा, अब टिक मार देगा तो स्पेलिंग से क्या मतलब? ब्रायोफाइलम और कैलन-कोए जो है, इसमें क्या देखने को मिलता है? लीफ बर्ड्स देखने को मिलता है। लीफ के मार्जिन के ऊपर, इसे हम लोग मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन। इसके ऊपर क्या होते हैं? बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को लीफ बर्ड्स कहते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे ये जो हमारे पास है ना, ये बर्ड्स, ये डिटैच होगा और एक नया ब्रायोफाइलम तैयार कर लेगा, एक नया ब्रायोफाइलम रेडी कर लेगा। समझ बात? इस तरीके का काम आपको देखने को मिलता है। तो लीफ बर्ड्स का सीधा एग्जांपल ब्रायोफाइलम एंड कैलन-कोए। खत्म। नेक्स्ट क्या भाई? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? एग्जांपल पहले याद रखना, बाद में हम लोग चीज पढ़ेंगे। फ्रैगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलता है? इधर देख, स्पाइरोगाइरा में। इधर उधर नहीं देखो, इधर उधर कुछ नहीं है, इधर उधर खाई है, इधर पढ़ाई है। समझ रहे बात? तो फ्रैगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलता है गुरुजी? फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है मेरे भाई स्पाइरोगाइरा में। समझ में बात? स्पाइरोगाइरा में क्या कह रहा है? फ्रैगमेंटेशन के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं। ये कैसा भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? क्योंकि ना गैमेट बनेगा ना गैमेट मिलेगा, ना गैमेट बनेगा ना गैमेट मिलेगा, तो क्या कहेंगे भाई इसे? तो हम लोग कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होता क्या है? इन विच एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीस। इसमें क्या करता है? एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग पीसेस में क्या करते हैं? ब्रेक्स हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। उन पीसेस को हम लोग फ्रैगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? उन पीसेस को हम लोग फ्रैगमेंट्स कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। अभी चित्र यानी तस्वीर की मदद से आप लोगों को और समझाएंगे। ईच फ्रैगमेंट्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। बस हर फ्रैगमेंट के पास ये क्षमता होता है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म कर दे। हर फ्रैगमेंट के पास वो क्षमता होता है कि वो एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दे, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दे। और ये फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है स्पाइरोगाइरा में। कहाँ देखने को मिलता है? स्पाइरोगाइरा में। क्या क्लियर है? फ्रैगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलता है दोस्त? फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है स्पाइरोगाइरा में। सेट है? चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे तस्वीर की मदद से, जरा तस्वीर से तू समझ ले, है ना, निकल उकल के बाहर मत आओ, समझ ले। देखो फ्रैगमेंटेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मेरे पास एक स्पाइरोगाइरा है। वो अल्लाह राजा भाई, ये क्या है दोस्त? ये स्पाइरोगाइरा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या किया भाई? इस स्पाइरोगाइरा का बना भाई फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स कहने का मतलब टुकड़ा, फ्रैगमेंट्स। और ये जो फ्रैगमेंट्स है ये कैपेबल होते हैं एक नया स्पाइरोगाइरा बनाने के लिए। 2 डॉटर सेल्स बन गए, ये 2 डॉटर सेल्स आगे 2 नए स्पाइरोगाइरा बना लेंगे। इसी को हम लोग फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ना ही गैमेट फॉर्मेशन हुआ है, ना ही गैमेट फ्यूजन हुआ, ना गैमेट बना है, ना गैमेट मिला है। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात हो गया था लेक्चर नंबर 1 में, अगर नहीं देखे तो जाके देख ले। नाउ बात करते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है मेरे भाई? रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंप्लीट न्यू बॉडी फ्रॉम अ स्प्लिट पार्ट। टूटे हुए पार्ट से, देखो छिपकली को देखो, घर में छिपकली को देखो तो पूंछ कटा हुआ रहेगा,
लेकिन साला जिंदा है, चल रहा है खूब रेल के, है ना। तो हो क्या रहा है भाई, वहां पे उसके पास क्या है, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो अपने उस पार्ट को वापस से जनरेट कर ले। री माने दोबारा, और रीजनरेट का मतलब दोबारा से जनरेट कर ले, इसी को रीजनरेशन कहते हैं। तो जो इतना पार्ट है उस पार्ट से पूरे बॉडी को जनरेट कर लेना क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। जैसे छिपकली को देखो, पूंछ कटा हुआ लेकिन फिर भी चल रहा है, कुछ दिन के बाद वो पूंछ को अपने क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है। दिस इज योर रीजनरेशन, समझिए बात। तो रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन के लिए कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंप्लीट न्यू बॉडी, कंप्लीट न्यू बॉडी को बना लेना फ्रॉम अ स्प्लिट पार्ट, टूटे हुए पार्ट से कंप्लीट न्यू बॉडी को बना लेना क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। री का मतलब होता है दोबारा। अगर हम एग्जांपल की बात करें मेरे दोस्तों, एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल की बात करें तो रीजनरेशन जो है ये आपको प्लान एरिया में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, कौन एरिया, प्लान एरिया। इसके अलावा और कहां देखने को मिलता है, तो भाई लिजार्ड एग्जांपल याद रखोगे, जो कि तुम्हारे घर में भी दिखता है ना, लिजार्ड में भी आपको रीजनरेशन देखने को मिलता है। नोट है क्या, नोट है क्या कि चिल्लर है, नहीं नोट है। नोट में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग रीजनरेशन, यानी कि रीजनरेशन के दौरान मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन, एक ऑर्गन का मॉडिफिकेशन होना टू अदर ऑर्गन इज नोन एज एपिमॉर्फोसिस, एक ऑर्गन का मॉडिफिकेशन होना दूसरे ऑर्गन से क्या कहलाता है मेरे दोस्त, एपिमॉर्फोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिमॉर्फोसिस कहलाता है। क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे आपको चित्र की मदद से समझा देते भाई ना, चित्र की मदद से समझते हैं ना। अब देखो ये इसका जो पार्ट है, ये मेरे पास क्या था, एक प्लान एरिया था, ठीक है। अब प्लान एरिया का इतना दूर जो है चला गया, टाटा बाय बाय, छुट्टी हो गया उसका, उतना दूर पार्ट का। अब क्या किया कि देखो इतना पार्ट है, अब इतना पार्ट से वापस से क्या किया, पूरा प्लान एरिया तैयार कर लिया। वाह भैया वाह, क्या एबिलिटी दिया है नेचर ने, जबरदस्त है ना। ऐसा हम लोग के पास रहता तो बात लोग तो तेज बने लगता। अब देखो यहाँ पे देखो, ये पार्ट खत्म है, ये पार्ट खत्म है, सिर्फ और सिर्फ बीच में एक जगह पे इसका हिस्सा बचा हुआ है। अब वापस से क्या किया, इतना पार्ट से वापस से पूरा प्लान एरिया बना लिया। और देख यहाँ पे देख, इतना पार्ट नहीं है, इतना पार्ट है। अब इस पार्ट से क्या किया, वापस से पूरा प्लान एरिया बना लिया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। कि हमारे पास जो स्प्लिट आउट पार्ट है, टूटा हुआ पार्ट है, उस पार्ट से कंप्लीट न्यू बॉडी का बना लेना क्या कहलाता है मेरे दोस्त, रीजनरेशन कहलाता है। क्या यहाँ तक सेट है ना। स्पोर फॉर्मेशन, सीधा एग्जांपल याद रखना, स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन मतलब बनना, स्पोर का बनना, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का बनना, स्पोर फॉर्मेशन। इसे हम लोग स्पोरोजेनेसिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, इसे हम लोग स्पोरोजेनेसिस भी कह सकते हैं, स्पोरोजेनेसिस, स्पोर का बनना, स्पोरोजेनेसिस। और स्पोर फॉर्मेशन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, राइजोपस में। सीधा एग्जांपल याद रखना है, स्पोर फॉर्मेशन कहाँ देखने को मिलता है, राइजोपस में। ये सबसे सवाल नहीं आता है, आगे बढ़िए। जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, क्या होता है भाई जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, इधर देखो पहले। तीन अलग अलग फेज होता है। सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है जुवेनाइल फेज। एनिमल में जुवेनाइल टर्म की इस्तेमाल किया जाता है और प्लांट में वेजिटेटिव टर्म इस्तेमाल किया जाता है। टर्म माने होता है शब्द, ठीक है। तो जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज होता है, उसके बाद आपके पास आता है रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद आता है आपका सीनेसेंट फेज। ये तीन फेज हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। क्लियर है बात। तो बात करते हैं जुवेनाइल फेज के ऊपर कि जुवेनाइल फेज होता क्या है, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज जो है, जुवेनाइल शब्द किस लिए है भाई, जुवेनाइल शब्द जो है ये एनिमल के लिए, किसके लिए मेरे दोस्त, ये एनिमल के लिए, ठीक है। और वेजिटेटिव जो है ये शब्द किसके लिए, वेजिटेटिव शब्द है प्लांट के लिए, प्लांट के लिए, ठीक है। अब जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज में होता क्या है, तो जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज की बात करें तो क्या कह रहा है, इन दिस फेज ऑर्गेनिज्म अनेबल टू रिप्रोड्यूस, इस फेज में ऑर्गेनिज्म के पास ये क्षमता नहीं होता है कि वो नए यंग वंस को प्रोड्यूस कर सके, वो नया बच्चा को पैदा कर सके। समझे बात। इस फेज में ऑर्गेनिज्म के पास ये क्षमता नहीं होता है कि भाई इस फेज में जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सके, ये क्षमता इस फेज में नहीं होता है। क्लियर है बात। इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ फेज, इसे हम लोग ग्रोथ फेज कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको ग्रोथ देखने को मिलता है। और ये फेज मेल में होता है 0 से 16 साल तक और फीमेल में होता है 0 से 14 साल तक। क्लियर है बस। 2 साल कम का है फीमेल में, ना इंसाफी कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों में भाई जो प्यूबर्टी है वो पहले आ जाता है। समझ आए बात। मैच्योरिटी, प्यूबर्टी सब कुछ जो है इन लोगों में पहले आता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गोनाड्स सब पहले डेवलप कर लेते हैं। तो ये लोग खट से रिप्रोडक्टिव फेज में 14 के बाद ही इंटर कर जाते हैं, लेकिन हम लोग में समय लगता है, हम लोग लेट गाड़ी है। 16 साल के बाद हम लोग इंटर करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में। ऐसे क्या कर रहे हैं, लेट गाड़ी, हम लोग एकदम फुर्तीले हैं। हाँ फुर्तीले तो हैं भाई। अब मेल में जो है 0 से 16 साल तक का तुम्हारा जुवेनाइल फेज हो जाएगा और फीमेल में हो जाएगा 0 से 14 साल। यहां तक क्लियर है ना। बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या है भाई,
इस फेज में जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, नाम से ही कह रहा है कि इस फेज में जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। मतलब उसके पास ये क्षमता आ जाएगा कि वो नए यंग बर्ड्स को क्या करे भाई, प्रोड्यूस कर सके और जनसंख्या रेल के बढ़ा सके, है ना। तो कह रहा है इन दिस फेज ऑर्गेनिज्म एबल या कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, इस फेज में ऑर्गेनिज्म के पास ये क्षमता आ जाता है कि वो नए यंग बर्ड्स को प्रोड्यूस कर सके। मेल में होता है 16 से डेथ तक, वाह भाई कितना क्षमता है। मेल में होता है 16 से डेथ तक और फीमेल में होता है 14 से 55 साल, क्योंकि फीमेल में आ जाता है 55 साल के टाइम में, 55 साल के टाइम में मीनोपॉज। कौन पाउज? मीनोपॉज। वीडियो में हम खेले हो, पाउज किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? पाउज बटन स्टॉप के लिए, और मीनो कहने का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ मीनोपॉज का मतलब क्या हो गया भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना। समझ में आया बात? तो मीनोपॉज हो जाता है तो भाई ओवम एवे नहीं करेगा, तो इनके पास क्षमता है या नहीं है 55 के बाद, है ना। लेकिन हम लोग के पास भाई टिल डेथ तक क्षमता है कि हम एक नए बच्चे को जन्म दे सकें। ये होता है भाई रिप्रोडक्टिव फेज। यहाँ तक क्लियर है एकदम। नेक्स्ट क्या है, सीनेसेंट फेज। सीनेसेंट फेज को हम लोग एजिंग फेज भी कहते हैं, सवाल यहीं से आता है। सीनेसेंट फेज को हम लोग क्या कहते हैं, एजिंग फेज कहते हैं। सीनेसेंट फेज को हम लोग क्या कहते हैं, एजिंग फेज कहते हैं। कह रहा है इन दिस फेज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम डिस्कम्फर्ट और डू नॉट बेटर परफॉर्म। अब बूढ़े में तो भाई बूढ़े हो जाओगे तो मामला गड़बड़ावे करेगा, समझिए बात। तो बूढ़े हो जाओगे तो क्या होगा कि इस फेज में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है यानी कि गोनाड्स जिसे हम लोग कहते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, है ना, बेटर परफॉर्म नहीं करेगा। समझिए बात। पेनिस इरेक्शन में दिक्कत हो सकता है। इट इज नोन एज एजिंग फेज। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एजिंग फेज कहते हैं। सवाल यहीं से आता है दोस्त, इसे हम लोग क्या कहते हैं। एकदम गंदा कर दिया जी, रुक जाओ साफ कर देता है। गंदा हो चाहे साफ हो, समझ में तुमको आना चाहिए। एजिंग फेज जो है इसी को सीनेसेंट फेज कहते हैं। ये सवाल आपसे पूछे कम, दिमाग में डाल दीजिए। एजिंग फेज, सीनेसेंट फेज दोनों एक चीज है। सीनेसेंट फेज को ही एजिंग फेज कहते हैं, एजिंग फेज को ही सीनेसेंट फेज कहते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे भाई बुढ़ापा में समस्या आता है, तो वही समस्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। हो सकता है पेनिस इरेक्शन में दिक्कत हो जाए और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। समझे बात, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर ना हो। अब नोट में क्या कह रहा है, नोट में ये कह रहा है कि सिक्का वाला बात है, ठीक है। नोट में कह रहा है कि एनुअल प्लांट्स आर द वंस व्हिच फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। पूरे लाइफ टाइम में वो क्या करते हैं, एक बार फ्लावर देते हैं। वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट्स कहते हैं। वैसे प्लांट्स जो कि पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावर्स देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। एंड देन दे डाई, उसके बाद ये क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। बाइनियल प्लांट्स आर द वंस विच फ्लावर ट्यूस इन देयर लाइफ टाइम। बाइनियल प्लांट्स उसे कहेंगे जो कि फ्लावर 2 बार देगा अपने जीवन काल में। एंड पेरिनियल की बात करें दोस्तों, कह रहा प्लांट्स आर द वंस विच फ्लावर मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम। अपने लाइफ साइकिल में बहुत बार ये फ्लावर देंगे। एग्जाम्पल याद रखना, एनुअल का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एनुअल का एग्जांपल है मैरीगोल्ड, कॉर्न, राइस, लेट्यूस। बाइनियल का एग्जांपल याद रखना है कैरोट, पार्सले, लीक, ब्रश स्प्राउट। और पेरिनियल का एग्जांपल याद रखना है पोटैटोज, स्प्रूस, चिप्स, ब्रोकली, सनफ्लावर ग्रासेस। ये सब आपके पेरिनियल प्लांट्स हैं, ठीक है। तो एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल ये आपको याद रखना है। इनसे सवाल पहले आया करते थे, अब उतना सवाल नहीं आता है। अब देखो बम्बू, इससे सवाल आता है भाई, बम्बू क्या होता है, बम्बू माने बांस, है ना। तो बम्बू के बारे में कह रहा है कि स्पीसीज फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ ये एक बार क्या करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये भी क्या हुआ भाई, ये भी क्या हुआ, एनुअल हुआ। जनरली आफ्टर 50 से 100 साल में प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स और फिर फाइनली ये क्या करते हैं, डाई कर जाते हैं यानी कि मर जाते हैं। तो ये कहानी है बम्बू का। बम्बू क्या करता है कि 50 से 100 साल में एक बार लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा और देन फिर उसके बाद वो क्या करेगा, मर जाएगा। समझ बात, या कह लो कि पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करेगा और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, मर जाएगा। ये कहानी है बम्बू का, ठीक है। अब बात करें स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना। देखो नाम खतरनाक है लेकिन सवाल आता है। स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना की बात करें दोस्त, तो स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना है क्या, स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना इसे हम लोग नीला कुरेंजी भी कहते हैं। सवाल यहाँ से भी आ सकता है, स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना को हम लोग नीला कुरेंजी भी कहते हैं। फ्लावर्स वंस इन 12 इयर्स, 12 साल में ये एक बार फ्लावर देता है। याद रखोगे 12 साल में ये क्या करता है, एक बार फ्लावर देता है। ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006 लास्ट डेटा दिया हुआ इन हिली एरियाज यानी कि पहाड़ी इलाकों में, लाइक केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। बात समझ में आया। स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना जो है ना, इसे हम लोग नीला कुरेंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला कुरेंजी कहते हैं। और ये फ्लावर 12 साल में एक बार देता है, फ्लावर
12 साल में एक बार देता है। और कब देता है? सितंबर अक्टूबर के महीने में देता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में देता है। लास्ट जो टाइम था वो 2006 था, 2006 था। उसके बाद इसने दिया होगा 2018 में, और उसके बाद कब देगा? जोड़ लो 2030 में। समझ आया बात? कहाँ पाया जाता है भाई? हिली एरियाज में, पहाड़ी इलाका में, जैसे केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये कहानी हो गया तुम्हारा स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना का। नाउ अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टर साइकिल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्त, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टर साइकिल की बात करें तो ये है क्या, है ना? देखो समझोगे अच्छे से। पहले बात की ये दोनों का दोनों भाई रिप्रोडक्टिव साइकिल है, रिप्रोडक्टिव। अरे क्या चल रहा है? रिप्रोडक्टिव साइकिल भैया भूत है। अरे भूत तो तुम लोग खुद हो, नहीं पढ़ते हो, बदमाशी करते हो, पापा अम्मी लोग को परेशान करते हो। देखो रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टर साइकिल में रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टर साइकिल में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये हमको देखने को मिलता है प्राइमेट्स में। किसमें देखने को मिलता है? प्राइमेट्स में, फीमेल प्राइमेट्स में देखने को मिलता है, जैसे मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इन सब में हमको क्या देखने को मिलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। ये सब क्या है भाई? ये सब प्राइमेट्स हैं, ये सब क्या है? प्राइमेट्स हैं। और इधर अगर बात करें तो यहाँ हमको देखने को मिलता है नॉन प्राइमेट में, जैसे कि काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग एक्सेट्रा। काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग एक्सेट्रा, जितने एग्जांपल बता रहे ना, दिस इज मोर देन इनफ, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या नॉन प्राइमेट्स है। क्या है मेरे दोस्त? नॉन प्राइमेट्स हैं। और इन सब में हमको जो साइकिल देखने को मिलता है वो साइकिल है ईस्टर साइकिल। ईस्टर साइकिल इन सब में चलता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मेरे दोस्त ये प्राइमेट्स में चलता है, जैसे कि मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स। और ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में जो सवाल आया है यही पूछा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहां देखने को मिलेगा और ईस्टर साइकिल कहां देखने को मिलेगा। अगर आपने मेरा पीवाईक्यू सेशन रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का नहीं किया तो जाकर कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड इज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे क्या होता है? एंडोमेट्रियम तो ब्रेक डाउन होता है मेरे दोस्त, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस का जो अंदर वाला दीवार होता है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, यानी अंदर वाला लेयर, वही एंडोमेट्रियम टूटता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और बाहर की तरफ क्या होता है? फ्लो होता है, यानी ब्रीडिंग होता है। लेकिन ईस्टर साइकिल में एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन तो होता है लेकिन बाहर की तरफ फ्लो नहीं होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है? तो लॉस ऑफ ब्लड इज नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे लॉस ऑफ ब्लड जो है नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लॉस ऑफ ब्लड जो है मेरे दोस्त, लॉस ऑफ ब्लड जो है वो इन्वॉल्व होगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड द सेक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज होते हैं और सेक्रेटरी फेज होते हैं। उसके अलावा ओवुलेटरी फेज भी होता है, ओवुलेटरी फेज भी होता है जहां पे ओवुलेशन होता है। ठीक है, ये सब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्ट्रेस और हीट। इसमें आपको हीट रहता है, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर जो है ना थोड़ा बढ़ा रहता है। इस केस में क्या होता है? ईस्टर साइकिल के केस में बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है एनिमल्स का। ठीक है, एंडोमेट्रियम दोनों में टूटेगा, याद रखना। यहाँ एंडोमेट्रियम जो है ब्रेक डाउन होगा, अच्छे से लिख देते हैं भाई। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होता है। एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है, दोनों में होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा भाई? बाहर की तरफ फ्लो करेगा, है ना, एज अ ब्लीडिंग, और यहाँ पे बाहर की तरफ फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये काची लिख दिया जी, है का लिख दिया, ये सब एकदम बदमाश हो गया, गंदा लिख देते हैं आप। गंदा नहीं रे बुआ, रुकना सही करते रह ले, समझे? तो एंडोमेट्रियम जो है दोनों में ब्रेक डाउन होगा मेरे भाई, दोनों में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ईस्टर साइकिल में, दोनों में। लेकिन ईस्टर साइकिल में बाहर फ्लो नहीं करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर फ्लो करेगा। एंडोमेट्रियम कुछ नहीं है। एंडोमेट्रियम की अगर बात करें तो एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम क्या है भाई? दिखा देते हैं तुम लोग को। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा अभी स्टार्ट करता होगा, अभी उसको लगा हो कि ना भैया पढ़ ले रहे हो, गड़बड़ आ जाएगा मामला ना। तो यहाँ पे हमारे पास यूट्रस होता है। यूट्रस का जो अंदर वाला दीवार होता है ना, यूट्रस के अंदर वाले दीवार को एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम क्या होता है? इनर माने जारा में पहने वाला इनर, पगला उगला हो गया है। इनर माने अंदर, वो भी तो अंदर पहने है, हाँ सही बोले, यही से नाम पड़ा होगा इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस।
यूट्रस का जो अंदर वाला लेयर है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, एंडोमेट्रियम कहते हैं। यही एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन कहने का मतलब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान और ईस्ट्रा साइकिल के दौरान भी, याद रखना। चलो अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग 3 अलग अलग इवेंट्स में डिवाइड किया है। एक है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो कुछ भी होगा सब चला जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन में, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जो कुछ भी होगा वो सब चला जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, है ना। चलो तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा मेरे पास, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। पहले भाई आपका प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का कहानी देखेंगे, उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे यानी फर्टिलाइजेशन के बाद का कहानी देखेंगे। आओ देखते हैं। देखो प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट का बनाना, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त? गैमेट्स बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? गैमेटोजेनेसिस करेंगे। गैमेटोजेनेसिस का मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल और फीमेल गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल गैमेट होता है स्पर्म, तो स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, और फीमेल गैमेट होता है ओवम, तो ओवम के बनने को हम लोग oogenesis कहेंगे, बिकॉज जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन यानी कि निर्माण। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्लियर है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल और फीमेल गैमेट का बनना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर हम बात करें मेल गैमेट का, तो मेल गैमेट हमारे पास क्या होता है भाई? स्पर्म होता है। और फीमेल गैमेट की बात करें तो वो एग या ओवम हो सकते हैं। एकदम बेसिक बात है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो भाई गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का बनना, है ना। किसका बनना भाई? स्पर्म का बनना। तो भाई स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट का बनना जो कि क्या हमारा स्पर्म है, यही क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और ना oogenesis की बात करें दोस्तों, क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट का बनना जो कि हमारे पास क्या ओवम, वही क्या कहलाता है? आपका oogenesis कहलाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना oogenesis, गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस। खत्म। देखो नोट में क्या लिखा है भाई? गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ये बहुत महंगा नोट है। नोट में क्या लिखा है? गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट जो है वो हमेशा कैसे होते हैं भाई? हैप्लॉइड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट आपका महंगा है। ये नोट आपके कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बात समझ में आया? गांधी जी वाला नोट ना है। होमोगैमेट्स, होमोगैमेट्स क्या होता है? देखो समझोगे। होमोगैमेट्स क्या होता है? होमो या आइसो शब्द का मतलब होता है सेम। ठीक है, आगे बोलिए। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या डिसिमिलर। ठीक है, आगे बोलिए। ऐसे बोलेगा? अच्छा से बोल। ठीक है, आगे बोलिए भैया। हाँ, होमो मतलब होमो या आइसो मतलब सेम, हेट्रो माने डिफरेंट या डिसिमिलर। अब होमोगैमेट्स का मतलब कि दो गैमेट्स आपस में सेम होंगे, हेट्रोगैमेट्स का मतलब दो गैमेट्स आपस में डिसिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजिकली। खत्म। देख लो, रीड कर लो क्या कह रहा है। When two gametes are similar, जब दो गैमेट्स आपस में क्या हो? सिमिलर हो। कैसे? मॉर्फोलॉजिकली, ऊपर से। मॉर्फोलॉजिकली मतलब ऊपर से, है ना। मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होने चाहिए, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? होमोगैमेट। जेनेटिकली तो डिफरेंट होवे करेंगे। एग्जांपल याद रखना, क्लैडोपोरा, स्पाइरोगायरा, यूलेथ्रिक्स। क्लैडोपोरा, स्पाइरोगायरा एटसेट्रा, ये सब हमारे किसके एग्जांपल है भाई? होमोगैमेट्स के एग्जांपल है ना। हेट्रोगैमेट्स की बात करें तो हेट्रोगैमेट्स हमारे पास व्हेन टू गैमेट्स आर डिसिमिलर, जब दो गैमेट डिसिमिलर होंगे, अलग अलग होंगे मॉर्फोलॉजी में, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन बीइंग और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसमें भी दो तरीके का होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है ये oogamous होते हैं। कैसे होते हैं? oogamous, oogamous। यहाँ पे हमारे पास जो मेल गैमेट है वो क्या होता है? मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होता है। मेल गैमेट इज मोटाइल। और फीमेल गैमेट जो है वो कैसा होगा दोस्त? नॉन मोटाइल। मेल फुर्तीला हम लोग की तरह, और फीमेल बोल दो मोटकी। माफी चाहेंगे बहन लोग। समझ में आया बात? ये सब समझाने के लिए सिर्फ
मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हमको ओ गैमेट्स देखने को मिलता है। यहाँ पे मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होते हैं और हमारे छोटे होते हैं, और फीमेल गैमेट जो है नॉन मोटाइल होते हैं और मोटी होती हैं। क्लियर है बात, यानी कि बड़े होते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर है दोस्त। चलो नेक्स्ट, अब देखो बाइसेक्सुअल प्लांट्स। बाइसेक्सुअल प्लांट्स को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ इट कैन बी ड्रॉ। ये मान लो मेरे पास एक प्लांट्स है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा रूट वूट बना देते हैं, तो बोलोगे क्या कर दिया। यहाँ पे हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए, और ये हमारा क्या हो गया दोस्त, और अच्छे से बनाते हैं, रुको, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो जब एक प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों होगा, देन इस प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, है ना। क्या हो भाई, व्हेन, लिख देते हैं डेफिनेशन भी, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट, प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट इन सेम प्लांट, तब इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, बाइसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं। ये क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और ये क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। एग्जांपल याद रखना बाइसेक्सुअल प्लांट्स का, हिबिस्कस। हिबिस्कस कहने का मतलब चाइना रोज, है ना, चाइना रोज। कहीं ना चाइना रोज देते तुम लोग बोलो अरे आप तो बताए ना क्या था। उसके अलावा कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स, कुकुरबिट्स, कोकोनट, हिबिस्कस, ये सब आपका एग्जांपल है मेरे दोस्त बाइसेक्सुअल प्लांट्स का। क्लियर है बात, बाइसेक्सुअल प्लांट्स का एग्जांपल है हिबिस्कस यानी चाइना रोज, कुकुरबिट्स और साथ ही साथ कोकोनट। यहाँ तक एकदम सेट है भाई। चलिए, बाइसेक्सुअल एनिमल। बाइसेक्सुअल एनिमल में क्या होगा भाई, बोथ सेक्सेस, सेक्सेस का मतलब समझ आ रहा है ना, मेल और फीमेल, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी। जब दोनों सेक्सेस सेम बॉडी में प्रेजेंट होगा, क्या होगा भाई, जब दोनों सेक्सेस सेम बॉडी में प्रेजेंट होगा, वैसे एनिमल को हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल एनिमल कहेंगे, और इसी को हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है ये बात कीजिए, इंपॉर्टेंट है मेरा भाई एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थवॉर्म, बस 4 लिखवाएंगे, 4 के बाहर सवाल नहीं आएगा। अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, स्पॉन्ज, लीच, रट लो कैसे भी करके। ये 4 एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, सवाल बहुत बार आता है हर्माफ्रोडाइट पे, पूछेगा बताइए इनमें से हर्माफ्रोडाइट कौन है, तो अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, स्पॉन्ज, लीच। अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, स्पॉन्ज, लीच, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, स्पॉन्ज, लीच, ये हमारा एग्जांपल होता है हर्माफ्रोडाइट का। हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल, हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल, और बाइसेक्सुअल एनिमल कहने का मतलब कि दोनों सेक्सेस, सेक्सेस कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों, है ना, फीमेल और मेल दोनों, फीमेल और मेल दोनों जो हैं वो सेम बॉडी में प्रेजेंट होंगे, देन उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। एग्जांपल अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, स्पॉन्ज, लीच। अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, स्पॉन्ज, लीच, याद रखिएगा, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, स्पॉन्ज, लीच। क्या यहाँ तक क्लियर है। नौ यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब भाई कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई, अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट्स की बात करें तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में हमारे पास क्या होगा, हो सकता है ये मेरे पास एक प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट्स है, और इस प्लांट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टेमन है, ठीक है, और एक प्लांट ये है मेरे पास, और इस प्लांट में हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल है। पिस्टिल का मतलब समझ में आता है ना, हाँ, पिस्टिल का मतलब पिछले क्लास में पढ़ाया, नहीं पढ़े हो तो जाकर देख लो। पिस्टिल का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है दोस्त, ये पिस्टिल है, पिस्टिल है, या इसी को हम लोग कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। तो ये हमारा भाई स्टेमन है, और ये हमारा पिस्टिल या कार्पेल है, दोनों हमारा यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है। इस प्लांट्स को जिसमें स्टेमन है उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल, क्योंकि भाई एक ही सेक्स प्रेजेंट है ना, दैट्स व्हाई यूनिसेक्सुअल। यूनि माने एक, सिर्फ मेल ही प्रेजेंट है, इस वजह से यूनिसेक्सुअल स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर, फ्लावर
है ना, ये क्या कहलाएगा, स्टेमिनेट फ्लावर कहलाएगा। और ये स्टेमन क्या होता है, ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और पिस्टिल क्या है भाई, पिस्टिल की बात करें तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। और इसका अगर हम नाम देना चाहें तो क्या रखेंगे, यूनिसेक्सुअल। वाई यूनिसेक्सुअल, क्योंकि एक ही सेक्स प्रेजेंट है ना दोस्त, यूनिसेक्सुअल पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर इसे हम लोग कहेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है, यूनिसेक्सुअल पिस्टिलेट फ्लावर और ये हमारा यूनिसेक्सुअल स्टेमिनेट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल एनिमल का अब एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे ये थोड़ा रफ हो गया, रुक जाओ यहाँ पे सही कर देते हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल का एग्जांपल होता है दोस्त कॉकरोच। क्या होता है, कॉकरोच। कॉकरोच जो है ये आपका यूनिसेक्सुअल एनिमल का एग्जांपल है। और यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जांपल याद रखना, पपाया एंड डेट पाम। डेट पाम का दूसरा नाम जो है डैक्टिलीफेरा, डैक्टिलीफेरा, फिनिक्स डैक्टिलीफेरा आपका दिया हुआ चैप्टर नंबर 2 में लिख ही देते हैं क्योंकि पूछ सकता है। फेनिक्स डैक्टिलीफेरा डेट पाम का दूसरा नाम होता है। डेट पाम है क्या सर, डेट पाम जो है ये कुछ नहीं है बाबू, ये खजूर है। क्या है, खजूर है ना, खजूर को ही डेट पाम कहते हैं, फेनिक्स डैक्टिलीफेरा। और ये पपाया है, पपाया जो है ये तुम्हारा क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है। और डेट पाम भी तुम्हारा यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है। यूनिसेक्सुअल एनिमल पूछेगा तो याद क्या रखना है, कॉकरोच याद रखना है। क्या यहाँ तक मेरे दोस्त सेट है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर जो है ये हमारा पिस्टिलेट कहलाता है। क्या कहलाता है, पिस्टिलेट कहलाता है, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जो है ये क्या कहलाता है, स्टेमिनेट कहलाता है। चलो अब बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर। देखो गैमेट बना लिया है ना, और कितने तरह का गैमेट होता है ये सब देख लिया। अब हम लोग गैमेट को ट्रांसफर करेंगे। तो गैमेट ट्रांसफर में क्या लिखा हुआ है भाई, पहला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है मेरे दोस्त कि मेल गैमेट जो है वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल कहने का मतलब कि मूवमेंट कर सके। और फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल होती है। मैंने वही बोला कि मेल जो है फुर्तीला होता है एकदम हम लोग की तरह, और फीमेल जो है वो मोटी होती है, माफ करना बहन लोग, है ना। और एल्गी की बात करें और फंजाई की बात करें तो बोथ टाइप ऑफ गैमेट और मोटाइल, दोनों तरह के गैमेट्स यहाँ पे हमारे मोटाइल होते हैं। दोनों के पास ये क्षमता होता है कि मूव कर सके। अब नाउ बात करते हैं पॉलिनेशन के ऊपर। ऐसे तो पॉलिनेशन चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ना है। देखो यहाँ पे पॉलिनेशन अच्छे से समझा देते हैं हम। ये मेरे पास क्या है भाई, ये पूरा पार्ट जो है ये स्टेमन है, ठीक है। ये क्या है दोस्त, ये स्टेमन है और इसे हम लोग एंथर कहते हैं, एंथर, ठीक है। और ये जो है हमारा पिस्टिल है, इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। ये तुम्हारा स्टाइल होता है और ये होता है ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यहाँ से जो है पॉलन ग्रेन निकलता है। कौन निकलता है, पॉलन ग्रेन। और यहाँ से निकल कर ये जाता है स्टिग्मा के ऊपर। इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। खत्म। तो पॉलिनेशन क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है भाई, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है ना, इसके अंदर मेल गैमेट्स होगा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाता है मेरे दोस्त, पॉलिनेशन कहलाता है। और पॉलन ग्रेन की बात करें तो ये क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। यानी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेल गैमेट होगा, इसके अंदर मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट होगा। इसके अंदर क्या होगा मेरे दोस्त, मेल गैमेट होगा, मेल गैमेटोफाइट के अंदर। और अगर फीमेल गैमेटोफाइट रहेगा तो फीमेल गैमेट होगा। क्लियर है ना। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिंगैमी एंड द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पे मेरे पास मेल गैमेट्स है, ठीक है। ये क्या है दोस्त, ये है मेल गैमेट्स, दैट इज स्पर्म, ठीक है। या एंथ्रोजॉइड्स भी होते हैं स्पर्म। और ये है हमारे पास क्या, फीमेल गैमेट्स, ओवम, या इसे हम लोग एग भी कहते हैं, ओवम या एग। इन दोनों का आपस में मिलना है ना, इन दोनों का आपस में मिलना कहलाता है, जैसे दोनों आपस में मिल गए तो आपस में मिलना कहलाता है सिंगैमी। क्या कहलाता है, सिंगैमी। और उसके बाद, मिलने के बाद जब जाइगोट बन जाए, क्या बन जाए, जाइगोट बन जाए मेरे दोस्त, कौन गोट, जाइगोट बन जाए, है ना, तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब मेल और फीमेल गैमेट का मिलना सिंगैमी, सिंगैमी होने के बाद जब जाइगोट बन जाए तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। समझ आया बात, अरे काका करती है यार, इधर देख। मेल और फीमेल गैमेट का मिलना क्या कहलाता है, सिंगैमी। सिंगैमी होने के बाद जब जाइगोट बन जाए तो ये कहलाता है आपका फर्टिलाइजेशन। खत्म। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत।
गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, यानी कि ये हो गए एन, एन से हम लोग हैप्लॉइड को डिनोट करते हैं, और एन मिलेगा, यानी कि 2 एन मिलेगा तो ये हो जाएगा भाई 2 एन, यानी कि 2 एन, और एन एन हैप्लॉइड तो जाइगोट हमारा क्या कहलाएगा भाई, जाइगोट हमारा हो जाएगा डिप्लॉइड। जाइगोट इज आवर डिप्लॉइड, जाइगोट हमारा कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। तो कह रहा था प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिंगामी। फ्यूजन को, फ्यूजन मतलब मिलना, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने के प्रोसेस को हम लोग सिंगामी कहते हैं। एंड द रिजल्ट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, और जाइगोट के बनने को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेट है। आगे अब बात कर रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स है ना, ये बॉडी के बाहर मिलेंगे। मेल और फीमेल गैमेट जब बॉडी के बाहर मिलेंगे तब उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और मेल और फीमेल गैमेट के मिलने को सिंगामी कहते हैं। इसका मतलब जब सिंगामी बॉडी के बाहर होगा तब ये कहलाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या कह रहा है कि इफ सिंगामी अकर आउटसाइड द बॉडी, अगर सिंगामी बॉडी के बाहर होगा तब ये कहलाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। और सिंगामी बॉडी के अंदर होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। खत्म। एग्जांपल की बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तो एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस एक्सेट्रा। एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस, इन सब में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। यहां तक एकदम क्लियर है। देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिंपल है, अगर सिंगामी जो है यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन बॉडी के अंदर होगा, इफ सिंगामी अकर इनसाइड द बॉडी, अगर सिंगामी बॉडी के अंदर होगा तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे पास ह्यूमन बींग्स और मैमल्स, कई सारे रिप्टाइल्स, बर्ड्स, इन सब में क्या देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारे पास मेल गैमेट्स है मेरे दोस्त और फीमेल गैमेट्स है, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, ये दोनों बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर अंदर मिलते हैं। ठीक है। यानी कि फ्यूजन इन लोग का कहाँ होता है, मिलते हैं। कहने का मतलब कि फ्यूजन जो है वो होता है बॉडी के अंदर। क्लियर है बात। तो जब सिंगामी बॉडी के अंदर होगा दोस्तों इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और सिंगामी बॉडी के बाहर होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाउ पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। अब देखो पार्थेनोजेनेसिस क्या कह रहा है, ये मान लो मेरे पास एक एग है, ये क्या है दोस्त, एग है, और इस एग में हमारे पास क्या आया, इस एग में हमारे पास कोई स्पर्म नहीं आया, नो स्पर्म, नो स्पर्म, कोई स्पर्म नहीं है, यानी कोई मेल गैमेट नहीं है। और इस एग ने क्या किया, डायरेक्टली एक इंडिविजुअल को तैयार कर दिया, इंडिविजुअल को क्या किया, तैयार कर दिया, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, बना दिया। इसी प्रोसेस को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब समझोगे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमेट यानी एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि स्पर्म नहीं है, नो स्पर्म, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, डायरेक्टली ये एग ने क्या किया, इस इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म को बना दिया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है। इसी को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। देख रहे थे माइक का चार्ज, क्योंकि एक बार पता है क्या हुआ, तुम लोग का लेक्चर नंबर 1 इसी का शूट कर रहे थे और पता है माइक ही ऑफ था और पूरा लेक्चर शूट कर लिए, इसलिए देख रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एग है, ये क्या है भाई, एग। और इस एग से क्या हुआ, हमारे पास डायरेक्टली एक इंडिविजुअल बन गया। क्या बन गया, इंडिविजुअल बन गया, या एक ऑर्गेनिज्म बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, याद रखना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन हुए, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन हुए, समझे, बिना फर्टिलाइजेशन हुए। क्या हुआ मेरे भाई, बिना फर्टिलाइजेशन हुए इस एग से डायरेक्टली एक इंडिविजुअल यानी एक ऑर्गेनिज्म बन गया। इसी को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाना क्या कहलाता है, आपका पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। क्या यहाँ तक सेट है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमारे पास सबसे पहला इवेंट है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है दोस्त, तो हमारे पास जो जाइगोट होता है, क्या होता है, जाइगोट, इस जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, जाइगोट से क्या बनना, एम्ब्रियो का बनना कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। और याद रखना जाइगोट हमारा डिप्लॉयड होता है और एम्ब्रियो भी हमारा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। एकदम क्लियर है ये बात। तो एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, फ्रॉम कर लो यहाँ, फ्रॉम जाइगोट। क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियो का बनना फ्रॉम जाइगोट, किससे, जाइगोट से, इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। कह रहा है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, जाइगोट में सेल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है भाई, माइटोसिस होता है। कौन सा होता है, माइटोसिस होता है। एंड सेल डिफरेंशिएशन होता है, सेल में परिवर्तन आते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक कोई डाउट है भाई मेरे, चलो नेक्स्ट।
अब ओवी पैरस क्या होता है? देखो ओवी पैरस और वीवी पैरस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आज के बाद नहीं होगा। ओवी में क्या होगा, ओवी पैरस और वीवी पैरस में क्या है? अगर हम वीवी की बात करें तो वीवी जो है वो क्या करती है, हमेशा बच्चे को जन्म देती है। तो वीवी पैरस यानी कि बर्थ बेबीज, जो बच्चे को हमेशा जन्म दे, है ना। वीवी जो है वो क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है। तो वीवी पैरस यानी कि बर्थ बेबीज। और अगर ओवी पैरस की बात करें तो ओवी पैरस का मतलब एग लेइंग, जो अंडा दे उसे हम लोग ओवी पैरस कहते हैं, जो बच्चा दे उसे हम लोग बर्थ बेबीज यानी कि वीवी पैरस कहते हैं। क्लियर है बात? वीबी, वीबी याद रखना, वीबी क्या करती है, हमेशा बच्चा देती है, यानी वीबी पैरस बर्थ बेबीज। और ओवी, यहाँ देखो अंडा, ओवी यानी कि अंडा, तो ओवी पैरस हमेशा एग लेइंग। खत्म। अब बोलेगा इधर देख एग्जांपल में हमारे पास बर्ड्स, रिप्टाइल एक्सेट्रा, बर्ड, रिप्टाइल एक्सेट्रा, बर्ड्स, पंछी, रिप्टाइल जो रेंग रेंग के चलते हैं, ये सब तुम्हारे एग लेइंग होते हैं, ये सब अंडा देते हैं। और वीवी पैरस में बात करते हैं एग्जांपल में, सबसे पहले तो भाई मैमल्स आ जाएंगे। मैमल्स में इंक्लूड कर लीजिए किसको, ह्यूमन बींग्स को। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अंडा देते हैं, बच्चा देते हैं, तो भाई बच्चा देता है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, वीवी पैरस कहलाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक एकदम सेट है भाई। चलो अब देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कौन चीज किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारा जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्त, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। उसके अलावा हमारा ओवरी जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और ओव्यूल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास ओवरी का प्रोटेक्टिव लेयर होता है इंट्यूगमेंट्स, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पेरिकार्प फ्रूट फॉल में। ये सब चैप्टर 2 में पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है। इस चार्ट को थोड़ा सा नजर दे ले, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है। यहाँ पे डिप्लॉइड सेल में, यानी ऑर्गेनिज्म के डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, और ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, इसका पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है। ठीक है। तो डिप्लॉइड सेल में अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग डिप्लॉइड सेल में अगर बात करें, ह्यूमन बीइंग के डिप्लॉइड सेल में तो क्रोमोसोम का नंबर 46, और अगर हैप्लॉइड सेल में बात करें तो 23। देखो रटना नहीं है, इधर देखो हम बात समझाते हैं तुमको। जो हमारे पास डिप्लॉइड सेल होता है उससे आधा क्रोमोसोम का नंबर हमारे हैप्लॉइड सेल में होता है, बस क्लियर। अगर डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का नंबर 46 है तो हैप्लॉइड में 23, अगर 8 है तो 4, 20 है तो 10, खत्म। बस यही याद रखना है। तो ह्यूमन बीइंग्स का याद रखना 46 होता है डिप्लॉइड में, और हैप्लॉइड में 23। एक भी याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो। समझ आया बात? ह्यूमन बीइंग में क्या होता है मेरे दोस्त, ह्यूमन बीइंग के डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का नंबर 46, और हैप्लॉइड सेल में हमारे पास कितना होता है, 23 होता है। ठीक है। कितना होता है, 23 होता है। या इसी तरह देखो हाउस फ्लाई में 12 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, बस इसका याद रखना है तुमको, फ्रूट फ्लाई का याद रखना है। उसके अलावा तुम किसका याद रख सकते हो, राइस का, मेज का, बस इतना याद रखना है। उसके अलावा कहीं से सवाल नहीं आएगा। ठीक है, लो लिख के दे देते हैं, इसके अलावा सवाल नहीं आएगा। इसके अलावा सवाल नहीं आएगा दोस्त, इसके अलावा सवाल नहीं आएगा जितना पढ़ा दिया। ठीक है। तो बस इतना याद रखना है। ह्यूमन बीइंग्स में क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है। डिप्लॉइड सेल में, कौन से सेल में, डिप्लॉइड सेल में। हैप्लॉइड सेल में उसका आधा कर देना है। फ्रूट फ्लाई में डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 8 होता है। ये वापस से तुमको भाई याद करना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में इसका काम पड़ेगा। उसके अलावा राइस में आपको याद रखना है, राइस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि हैप्लॉइड में 12 है। और मेज में हमारे पास 20 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, इसके अलावा याद नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है? डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का नंबर जितना होगा उससे आधा हो जाएगा हैप्लॉइड सेल में। क्लियर? और अगर हैप्लॉइड सेल का तुमको दिया रहेगा तो, और डिप्लॉइड सेल का पूछेगा तो डबल कर देना, खत्म। चलो तो भाई अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू, धन्यवाद। लंबा सेशन